जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके साथ लेकर आ गए हैं अवकलन की महा रिवीजन सीरीज। एग्जाम से पहले आप इतना कर लेना तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं अवकलन की कि अवकलन होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो आपको धैर्य बनाए रखना है। अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है किसी भी फलन या राशि को, मतलब भौतिक राशि, कम करना। यानी किसी भी फलन या राशि को कम करना ही अवकलन कहलाता है। कैसे? जैसे आपने अभी कुछ पढ़ा भी होगा कि d/dx यानी अवकलन कीजिए 100 का, तो x के सापेक्ष 100 का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि फलन को हमने कम कर दिया और इस कम करने को ही कहते हैं हम अवकलन करना। अवकलन का एक दूसरा अर्थ भी होता है। क्या होता है? देखिए, अवकलन ऐसी गणितीय प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव की दर का अध्ययन किया जाता है। इस तात्कालिक बदलाव की दर यानी परिवर्तन दर को ही हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इसे dy/dx से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक वर्ड आया है, ये परिवर्तन दर। परिवर्तन दर ही हमारे पास dy/dx होती है। अब ये कैसे परिवर्तन दर है? देखिए, dy/dx इसका मतलब है कि जो फंक्शन परिवर्तित हो रहा है वो y है और जिसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है वो x है। मतलब जिस फंक्शन को हमें अवकलन की परिभाषा के हिसाब से परिवर्तित करना है वो ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष परिवर्तित करना है वो नीचे आएगा। तभी तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है जिसमें आपने हवा भरनी है। अभी उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस गुब्बारे की आपने अब इसमें हवा भरनी है तो आपने हवा भर के इसको बड़ा कर दिया। अब इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अब जो पहले वाला जो गुब्बारा था और हवा भरने के बाद जो गुब्बारा है, इसमें आपको अंतर दिख रहा होगा। तो पहले वाले गुब्बारे का आयतन क्या है? कम है दूसरे वाले गुब्बारे की अपेक्षा, क्योंकि हमने पहले वाले गुब्बारे में हवा भर के उसकी त्रिज्या को बढ़ाया। किसे बढ़ाया? उसकी त्रिज्या को बढ़ाया और त्रिज्या को बढ़ाने से हमने देखा कि उसका आयतन भी बढ़ गया। कैसे? कि हमें पता है कि v बराबर 4/3 πr³ होता है किसी भी गोले का या गुब्बारे का आयतन। तो v बराबर 4/3 πr³ आयतन होता है। जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे, यानी v अनुक्रमानुपाती है किसके? r के। जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे उसका आयतन भी उसी दर से बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये गुब्बारा है, पहले छोटा था, हवा भर दी, त्रिज्या बढ़ा दी, अब इसका आयतन भी क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा। और ये जो बढ़ना है इस तरीके से, इस आयतन का बढ़ना है। आयतन क्या है? एक राशि। और इस आयतन का बढ़ना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन दर कहलाता है। किसके सापेक्ष बढ़ा? त्रिज्या की, क्योंकि त्रिज्या बढ़ी तभी तो आयतन बढ़ा। बिना आयतन के थोड़ी ना त्रिज्या बढ़ा देंगे, तो त्रिज्या बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाएगा। तो हम दूसरे एग्जाम्पल से इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राशि है त्वरण। आपने भौतिक विज्ञान में त्वरण की परिभाषा पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन हुआ किसके सापेक्ष? समय के। तो वेग में समय परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो देखिए, ये dv/dt क्या है? परिवर्तन दर है। अवकलन भी तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो dv/dt क्या? पूरा का पूरा परिवर्तन क्या होता है? ये त्वरण के बराबर होता है। यानी जब हम वेग में परिवर्तन करेंगे समय के सापेक्ष तो वो त्वरण हो जाएगा। और त्वरण ही क्या है? एक वेग परिवर्तन की दर है। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि परिवर्तन दर ही एक किस्म से क्या होता है? अवकलन होता है। किसी चीज को कम करना या उस चीज को परिवर्तित करना, परिवर्तन दर ही अवकलन होता है। अब हम समझते हैं कि किसी फलन का अवकलन किसी के सापेक्ष, किसी राशि के या किसी नंबर के सापेक्ष या किसी चर पद के सापेक्ष कैसे किया जाता है। जैसे हमें पता है कि dy/dx प्रदर्शित किया जाता है अवकलन किए हुए फलन का। ठीक है, तो यहीं पर ही हम क्या काम करते हैं? मान लेते हैं कि मानो कोई फलन है y बराबर fx। अब हम इसमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो d/dx लगा देते हैं ऐसे। यानी अगर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो इधर भी d/dx लग जाएगा, उधर भी d/dx लग जाएगा, क्योंकि दोनों और वही काम होगा जो हम इधर कर रहे हैं।
तो दोनों डी अपॉन डी एक्स ले लिया। इसका मतलब ये है कि एक्स के सापेक्ष हमने दोनों ओर का अवकलन कर दिया, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स में अगर कोई फलन है और उसका अवकलन करना है तो एफ एक्स का हमेशा अवकलन हो जाता है एफ डैश एक्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्या, कि अगर कोई फलन एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका जब हम अवकलन करते हैं तो उसमें डैश लग जाते हैं। जहाँ पर भी आपको डैश लगा दिख जाए तो उसका मतलब क्या है कि एक बार उसका अवकलन किया हुआ है, और उसका डायरेक्टली मतलब है एफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या मतलब है उसका डायरेक्टली, डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर एक्स है तो समझिए कि यहाँ पर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि अवकलन के गुणधर्म क्या होते हैं, जो क्वेश्चन के बीच में यूज होंगे, जिनके बिना अप्रोच लगा पाना थोड़ा असंभव है। हालांकि इतने जरूरी नहीं है, पर समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन को आसान करेंगे। तो वो हैं क्या, उसे देखते हैं। देखिए, अवकलन के गुणधर्म, अवकलन के गुणधर्म, अवकलन के गुणधर्म हम समझते हैं। तो सबसे पहला है कि डी वाई बाई डी डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कभी भी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्मेशन को कभी फॉलो नहीं करेगा। यानी हम डी वाई को अलग और डी एक्स को कभी भी अलग नहीं लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स, कोई फलन है कोई एफ एक्स, दूसरा कोई फलन है जी एक्स, हमें इनका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो जब हम इन दोनों फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अवकलन अलग होगा। ऐसे होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इस पर भी लगेगा और फिर इस पर भी लगेगा, ब्रैकेट में अंदर प्रवेश कर जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, यानी इस पर भी लगेगा और फिर इस पर भी लगेगा, अलग अलग पर होगा। और एफ एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स और जी एक्स का होता है जी डैश एक्स। तो यह एक प्रॉपर्टी है जिससे हम दो अलग अलग फंक्शन यदि वो प्लस में है तो उनका हम अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। यहीं पर ही हम माइनस देखें, माइनस का चिन्ह लगा दे, माइनस, तो माइनस में इसका अवकलन हो जाता है। मतलब कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन है और उनके बीच में माइनस का साइन है और हमें अवकलन करना है तो एफ एक्स का अवकलन अलग होगा और जी एक्स का अवकलन अलग होगा, माइनस में प्लस में। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रूल जो हैं वो भाग में और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल नहीं होते, वहाँ पर अवकलन के अलग रूल लगते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट है कि एफ एक्स है और इनटू में है कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स और उनका क्या करना है हमें, अवकलन। तो अब यहाँ पर ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अवकलन अलग होगा इनटू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का अवकलन अलग होगा। तो ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें बताएं इक्वल नहीं होते। ठीक है, आप ये होगा क्या, ये हम आपको आगे बताएंगे कि फर्स्ट सेकंड से हम किस तरीके से अवकलन करते हैं। अगर दो फंक्शन इनटू में हो और दोनों फंक्शन एक्स के हो तो कैसे अवकलन होता है। बस आप अभी इतना याद रखिए कि अगर दो फंक्शन इनटू में हो, उनका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना हो तो इस तरीके से तो नहीं होगा, बस आपको इतना ही रखना है, इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के। फोर्थ पॉइंट है कि डी अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसके अपॉन में कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स है, उनका अवकलन हमें करना है तो ऐसा कदापि नहीं होगा कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अलग हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स जो है वो जी एक्स का अलग हो जाएगा। ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें हमेशा। ठीक है, इसका क्या रूल होता है वो भी हम आगे बताएंगे, बस आप अभी इतना याद रखें कि अगर कोई दो फंक्शन बटे में है, मतलब परमेय संख्याओं के रूप में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो उनका जब हम अवकलन करेंगे तो जो अंश है उसका अवकलन अलग और जो हर है उसका अवकलन अलग कभी नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है। अभी अब हम देखते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र और उन्हें याद करने का तरीका। तो अवकलन के जितने भी सूत्र हैं हम आपको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं और उनको रिवाइज भी करा देते हैं। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, इन सूत्रों के बिना एक भी सवाल आप नहीं कर सकते, इनको याद करना है आपको और याद ही करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या वो रूल। अभी एक एक करके सबको हम आराम से समझते हैं। तो पहला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, यानी अवकलन करना है किसका, सी, इसका अवकलन होता है 0।
यानी C4 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट C4 का मतलब होता है कांस्टेंट यानी अचर। किसी भी अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अवकलन करना है, मान लीजिए d/dx किसका 100 का, तो 100 का अवकलन 0 होगा। क्या होगा, 100 का अवकलन 0। ये चीज़ याद रख, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझते हैं कि d/dx मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया a⁴n, इसका भी अवकलन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब a कांस्टेंट है, आपको याद रखना, a का अवकलन भी क्या होगा, 0, क्योंकि तब तक फलन कांस्टेंट बोला जाएगा तब जब तक कि उसमें जिसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है वो उसमें नहीं होगा। दूसरा देखते हैं d/dx, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 100 a⁴m, इसका भी अवकलन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सब के सब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0। अब ये कांस्टेंट कैसे हुआ, देखिए जिसका भी अवकलन आपको करा रहा है, जिस भी फलन का अवकलन आपसे करा रहा है, यदि उसमें वो राशि नहीं है जिसके सापेक्ष वो करा रहा है, तब तक वो फलन कांस्टेंट ही बोला जाएगा और कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। एक बार थोड़ा ध्यान से एक बार और समझिए कि मान लीजिए ये राशि दी हुई है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, बल्कि x के सापेक्ष वो अवकलन करा रहा है। किसके सापेक्ष अवकलन करा रहा है, x के। अगर वो x के सापेक्ष अवकलन करा रहा है और उस पूरी राशि में x ही नहीं है, तो x के सापेक्ष तो फलन कांस्टेंट ही हो गया, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो जिसके सापेक्ष वो अवकलन करा रहा है उस राशि का उस फलन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो राशि कांस्टेंट होगी, अगर है तो उस पर अवकलन के फॉर्मूले लगेंगे जो हम 1 बाय 1 करके आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। यह तो था कि कांस्टेंट राशि का अवकलन किस प्रकार होता है। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास d/dx x⁴n का। अब तो लगेगा ना यहाँ पर फॉर्मूला, देखिए x का फलन है और x के सापेक्ष अवकलन करा रहा है, तो अब तो फॉर्मूला लगेगा। अब तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो x⁴n का अवकलन क्या होता है, याद रखना आपको कि n जो पावर है वो तो आगे आ जाती है और x और पावर से एक कम हो जाता है, यानी d/dx x⁴n होता है हमेशा n-1। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए देखिए कि हमें अवकलन करना है, यानी d/dx करना है x⁻10 का। तो अभी बताया कि जो पावर है वो तो आ जाएगी आगे, और जो फलन है, जो दिया हुआ फलन है वो जुकातू और पावर में से हो जाएगा एक कम, यानी 10x⁹ ये अवकलन हो जाएगा। यानी अगर किसी भी x⁴n वाले फलन का हमें अवकलन करना है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि d/dx e⁻x का अवकलन क्या होगा। e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। फोर्थ पॉइंट है d/dx, याद रखना आपको ये सब चीज़ें। log x का जो अवकलन है वो 1/x होता है। x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो x ≠ 0, तो log x का अवकलन 1/x होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि d/dx किसका, a⁻x का जो अवकलन है वो क्या होता है। देखिए a⁻x है यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या और करके लिख लीजिए कि d/dx क्या है कि a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और उसकी पावर है वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, यानी अचर की पावर चर हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो इस कंडीशन में अवकलन जो होता है उसका फॉर्मूला होगा कि जो a⁻x है वो तो रहेगा जुकातू, a⁻x जुकातू, और इनटू में आ जाएगा log a। क्या आ जाएगा, log a। a⁻x का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a। कैसे, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। मान एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए d/dx अवकलन करना है आपको 10⁻x का, तो 10⁻x का अवकलन करना है, तो जो 10⁻x है वो तो रहेगा जुकातू, इनटू में आ जाएगा log a। log a हमारे पास क्या बताता है यहाँ पर, ये कांस्टेंट, क्या बताता है, कांस्टेंट है, ये अचर पद है। अचर पद वो होता है जिसमें x नहीं होता है, तो a⁻x इंटू log a, ये इसका सिंपली क्या हो जाएगा, अवकलन।
कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं छठा फॉर्मूला। अब देखते हैं कि किस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। पहले हम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। क्या होता है साइन एक्स का, कोस एक्स। याद रखना है आपको। 7 डी अपॉन डी एक्स अवकलन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। और 8th फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 9th फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है। और फिर उसके बाद 10th फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, तो 6 के 6 का हमें अवकलन जो है वो याद रखना है। जैसे साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट रह गया। तो कोट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस के क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद 11 डी अपॉन डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का। लास्ट है ये कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये माइनस में होता है। त्रिकोणमिति फलनों का जो अवकलन होता है वो ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, एक चीज़ नोट करके देखें कि जिन त्रिकोणमिति फलनों में सी है, देखें यहाँ पर जैसे सी है तो उनमें माइनस आया हुआ है। इस त्रिकोणमिति फलन में भी क्या है सी है, इसमें भी माइनस आया हुआ है। इस त्रिकोणमिति फलन में भी सी है तो इसमें भी माइनस आया हुआ है। यानी जिन त्रिकोणमिति फलनों में सी से स्टार्टिंग है उनका अवकलन हमेशा माइनस में है। इससे आपको थोड़ी याद करने की हिंट मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन क्या होता है। फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, इससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन करना है। तो पहला है हमारे पास साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अवकलन है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दूसरा होता है डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का। तो कोस का इसमें भी वही रूल है, अगर सी आया हुआ है, ऐसा त्रिकोणमिति फलन है ये कि इसमें सी है, अगर सी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बाकी साइन का जो अवकलन होता है वो जुकातू, ये जुकातू और माइनस का साइन इसके आगे। डी अपॉन डी एक्स अवकलन करना है किसका, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का। तो कोट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी टेन एक्स का जो अवकलन होता है उसी में माइनस लगा देना है बस। फिफ्थ है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स किसका, सेक इनवर्स एक्स का। इसका होता है प्लस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये सेक माइनस एक्स का अवकलन होता है। उसके बाद 6 है डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस सेक इनवर्स एक्स का। इसमें बस माइनस लगा देना है, बाकी जो अवकलन है किसका, सेक। इन एग्जांपल्स के माध्यम से हम अवकलन का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शन दिया हुआ है कि x की पावर 10 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसका, x की पावर 10 का -10 का, x की पावर -10 का अवकलन करना है। तो कैसे करना है वो समझिए। माना सबसे पहले हम फंक्शन को मान लेते हैं, माना ये y का फंक्शन है जो x में दिया हुआ है, y = x की पावर -10 है। अब हमें इसका अवकलन करना है। क्या करना है अवकलन, तो यहाँ पर लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। तो इसका करेंगे dy/dx आ जाएगा। अवकलन करने का मतलब है कि दोनों ओर dy/dx लेना। ठीक है। तो dy/dx आ जाएगा और यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा दोनों ओर। तो d/dx इधर, d/dx इधर। तो dy/dx = x की पावर -10 का अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि d/dx किसका, x की पावर n का। हमें क्या काम करना है कि जो अवकलन का फलन दिया है उस फलन को जो फॉर्मूले हमने अभी लिखे थे उन फलनों के साथ मैच करके देखना है। अगर जिस भी फॉर्मूले से दिया फलन मैच हो जाएगा वही फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूले डाटाबेस की तरह काम करेंगे। यानी अपन डाटाबेस से आपको फॉर्मूले उठाने हैं,
यहाँ पर देखना है, लगाना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। डाटाबेस से फॉर्मूले उठाओ, लगाओ। पहले आइडेंटिफाई जरूर करो कि फंक्शन जो दिया हुआ है, फलन जो दिया है वो किस प्रकार का है। मैंने आपको लिखवाया कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, x की पावर -10 x की पावर n के जैसा है। हमारे डाटाबेस में x की पावर n है, तो x की पावर n तुरंत लिंक होना चाहिए इससे कि इसमें ये लगेगा, और इसका फॉर्मूला होता है ये n x की पावर n-1। तो ये n का काम करेगा। अभी बताया कि जो पावर हो जाती है वो आगे सेम आ जाती है, तो -10 आगे आ गया, x की पावर -10 में से एक पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 x की पावर -11। इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर होती है वो थोड़ा नीचे आ जाती है ताकि वो प्लस की हो जाए, और ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन। अब देखते हैं इनका और इनका अवकलन कैसे किया जाएगा। e की पावर x का, log का। डर लग गया होगा आपको देख के, log के क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, e की पावर x वाले कैसे क्वेश्चन सोल्व करें। कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक्स है, कुछ log की प्रॉपर्टी है, आपको समझनी है, फिर देखना कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। तुरंत प्रॉपर्टी समझते हैं कि log की प्रॉपर्टी है क्या। देखिए log की प्रॉपर्टी समझते हैं। इधर समझिए कि मान लीजिए, माना कोई फंक्शन y के बराबर ऐसे है कि log x, कोई फंक्शन y का है y बराबर log x। तो जब आप इस log को इधर लाएंगे, इस log को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x, तो यहीं पर ही झुका तो ये जैसे इधर आएगा तो e की पावर y हो जाएगा। यानी log का अपोजिट क्या होता है, e होता है, e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे त्रिकोणमिति फलनों में साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स x, ठीक है, और x का प्रतिलोम x की पावर -1। तो log का प्रतिलोम क्या होगा, log का प्रतिलोम हमेशा e होता है। जब e इधर जाएगा तो log में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब log इधर से इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट होगा। यानी पक्षांतर करने पर log e में और e log में बदलेगा। यानी log का अपोजिट e होता है, e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं कि एक तो ये हो गया, याद रखना है। दूसरा है, पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास e की पावर log x दिया हुआ है। तो e की पावर log x का मतलब x ही होता है। ये क्या हुआ, देखिए e की पावर log x का मतलब क्या होता है, x होता है। यानी अगर e के पावर में log हो और log के आगे जो भी वैल्यू होती है वो उसके इक्वल होगी हमेशा। जैसे अभी ये ऐसा ही वर्किंग है, जैसे x है, x का प्रतिलोम क्या होता है 1/x, उल्टा है ना। अब भाई e भी तो log का उल्टा ही है ना, तो e x से x कट जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा, यानी 1 आ गया। प्रतिलोम और बिना प्रतिलोम वाले फंक्शन को आपस में गुणा किया तो 1 आ गया। सेम ऐसे ही है, इसमें भी e लोगों को काट देता है और x आ जाता है। तो कैसे समझेंगे इस बात को, ऐसे समझेंगे जैसे e की पावर log x है, सपोज करो ये y के बराबर है, हमें पता ही नहीं किसके बराबर होगा। अब अभी तो हमें आपको बताया कि x के बराबर होगा, भूल जाओ कि वह x के बराबर होगा, उसे y के बराबर मान लो। अभी मैंने आपको क्या बताया ऊपर प्रॉपर्टी से कि जब e इधर जाएगा तो log में होगा, या log इधर आएगा तो e में होगा। यानी log x, जो ये वाला log x है ये तो यहीं पर ही झुका तू, ठीक है, और जो e है ये इधर आएगा तो किस में बदलेगा, log में, log y। तो ये आपस में log कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई है तो y की जगह जो हमने माना था उसकी जगह x रख सकते हैं। इसका मतलब e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के। यानी e की पावर में अगर log और log के आगे जो लिखा हुआ था वही नंबर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इन दो प्रॉपर्टी से ऊपर के क्वेश्चन तो खत्म। अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं जो हमें आगे आगे आने वाले क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी। वो क्या है उसे समझ लीजिए। log की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए log है और यहाँ पर लिखा है m क्रॉस n, इनके बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का है। तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n। यानी अगर log जो है वो दो नंबरों के बीच में गुणा में करके लिखा हुआ है, तो अगर हमें अलग अलग नंबर पर log लगाना है तो उनके बीच में प्लस आ जाएगा। यानी log m गुणा किस में बदल जाएगा, प्लस में, और n क्या हो जाएगा log n, और प्लस का निशान के बाद log n। ऐसे ही 4 है हमारे पास log m अपॉन n, यानी अब अपॉन में है तो यहाँ पर होगा log m, और फिर अपॉन की वजह से क्या आएगा माइनस log n।
ये हमेशा चीज़ आपको याद रखनी है। 2 प्रॉपर्टी, इनसे आगे क्वेश्चन होंगे, बाकी अभी के लिए वो 2 करनी है। इन्हें भी याद रखना है, इनसे बहुत क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में ऐसे से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कैसे हो गए इस क्वेश्चन। बी देखिए, बी हमारे पास e की पावर 2 log x। एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए यहाँ पर 5th कि अगर log है और यहाँ पर x की पावर m है, तो log की प्रॉपर्टी से जो x की पावर m है ना, जो m होता है वो आगे आ जाता है, यानी जो पावर दी हुई होगी वो आगे आ जाएगी x के ऊपर, तो m आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा log x। जैसे हमने लिख दिया log 100, तो log 100 को लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, और 2 तो आगे आ जाएगा, तो log 2 log 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे देखिए, यह है 1/2, ये e है, e की पावर 1/2 log x इस प्रकार दिया हुआ है, तो e की पावर log x, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। जो प्रॉपर्टी है उसके आगे जो दिया है वो पावर में चेंज हो गया, इसका अपोजिट है बिल्कुल। अगर कोई भी चीज़ पावर में है तो पावर में आगे आ जाएगी, लेकिन अगर पावर में नहीं है, आगे है, तो पावर में भी तो जा सकती है ना वापसी फिर। तो e की पावर log x की पावर 2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं e की पावर log रूट एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर रूट एक्स लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई क्या, कि e की पावर log x में कोई भी फंक्शन अगर दिया जाता तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाती है जो गिवन है, यानी हमारे पास फंक्शन कुछ और नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स है, और रूट एक्स का अवकलन करना है बस हमें। तो रूट एक्स का अवकलन कीजिए, d/dx रूट एक्स का मतलब इसकी पावर 1/2, d/dx इसकी पावर 1/2। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, d/dx किसका, x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1, तो पावर आ जाएगी आगे, यानी 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 x की पावर 1/2 इसमें से गया माइनस के 1/2, तो 1/2 x की पावर, ये पावर जो है ये नीचे लाएंगे तो 1/2 प्लस की हो जाएगी 1/2, और 1/x की पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स। ऐसे है, आपको ये याद भी रखना है, नोट एंड रिमेंबर, याद भी रखें इस चीज़ को कि d/dx अवकलन किसका, रूट एक्स का हमेशा होता है 1/2 रूट एक्स। ये याद रखना है, इस चीज़ को हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अवकलन किसका, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, याद रखें डायरेक्टली। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ थोड़े अलग क्वेश्चन जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अवकलन करने के नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से टी मानकर किसी भी फलन का अवकलन किया जाता है। और पहले इस चीज़ को समझेंगे कि टी मानने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है किसी भी अवकलन में। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर है log sin x, और यहाँ पर है cos sin x, और e की पावर sin इनवर्स x। इस तरीके के फंक्शन को बिना टी माने हम अवकलन नहीं कर सकते, पर हमें पता कैसे चलेगा कि इस फलन में टी मानना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पीछे जाना होगा। पीछे जाने का मतलब है कि हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कुछ, जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर क्या होता है कोस एक्स, ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट। और d/dx मान लीजिए आपको यहाँ पर हमने फॉर्मूला बताया था किसका, e की पावर x का, तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो इनसे समझिए, देखिए हमारे डाटाबेस में फॉर्मूला है अवकलन का कि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। आप एक काम कीजिए, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ कीजिए, ये जो x है इस x की जगह कुछ और लिख दीजिए, जैसे साइन यहाँ पर लिख दिया हमने x की पावर 10, और अवकलन ऐसे ही। ध्यान से देखो क्या बताया मैंने कि जो आपने साइन x लिखा था, फॉर्मूला जो का तू साइन x का होता है कोस x, लेकिन साइन x में x की जगह x की पावर 10 कर दिया, तो आपके डाटाबेस में डायरेक्ट एकदम से अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे तो आपका डाटाबेस एकदम से लिंक करेगा, आपका दिमाग एकदम से इंट देगा कि इसमें साइन एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता अगर एक्स की पावर 10 ना होता, यानी एक्स की पावर 10 खत्म कीजिए, अब साइन एक्स का डायरेक्ट लिखते कितना कोस एक्स, पर यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर तो 10 है, तो फॉर्मूला तो ऐसे ही होगा, कैसे साइन एक्स की पावर 10 का अवकलन होगा कोस एक्स की पावर 10, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर है ऐसे ही। साइन एक्स की पावर 10 का कोस एक्स की पावर 10 जू का तू, जैसे साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स की पावर 10 का हो जाएगा कोस एक्स की पावर 10। लेकिन जो एक्स की पावर 10 है फिर बाद में इसका अवकलन करना है अलग से,
और इसके इनटू में लिख देना। ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक भी बताऊंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि x की पावर 10 जो है इसका बाद में अवकलन करना है, और x की पावर 10 का भी हमने पढ़ा कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है। x की पावर 10 का अवकलन अगर हमें करना है तो x की पावर n ही तो लगेगा इसमें, तो n x की पावर n-1, यानी अगर x की पावर 10 का अवकलन हमें करना है तो x की पावर 10 का अवकलन कितना होगा, 10x की पावर 9। तो इसका अवकलन करना है, साइन x की पावर 10 का क्या हो गया, कोस x की पावर 10 का। तो जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें क्या था x, यहाँ पर कितना है x की पावर 10। जो बेसिक फॉर्मूले की वजह से विकृति उत्पन्न हुई, किसकी वजह से विकृति उत्पन्न हुई, x की जगह कौन आया, x की पावर 10, फिर इसका करेंगे x की पावर 10 का, तो x की पावर 9। यानी बेसिक क्या है कि आपको सिंपली जो भी फंक्शन मानना है, t मानना है, जिसको भी t मानोगे, जैसे मैं x की पावर 10 को t मानोगे तो साइन x की पावर 10 को जैसे t मानोगे तो साइन t का कितना हो जाएगा, कोस t। t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 10। फिर जो t माना था ना x की पावर 10, इसका अवकलन करना है और इसके इनटू में लिख देना है, बस इतना करना है, अवकलन हो जाएगा। कैसे, x की पावर 10 को मान लिया t, तो साइन t का कितना हो जाएगा, कोस t। और फिर बाद में t का भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के। तो कोस t का अवकलन कितना होगा हमारे पास, कोस t की वैल्यू रख देंगे x की पावर 10 d/dx, t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 10, तो कोस x की पावर 10, इसका करेंगे 10x की पावर कितना हो जाएगा, 9। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा अजीब लग रहा हो लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, x की पावर, साइन x की पावर 10 है तो x की पावर 10 को t मानोगे, मान लिया, फिर उसका सिंपली जैसे t मानने के बाद साइन t हो जाएगा, तो बेसिक तरीके से उसका फॉर्मूला कोस t। लेकिन कंडीशन ये है कि जो तुमने t माना था उस t का अवकलन दोबारा करना होगा, ठीक है। और अवकलन दिखाने के लिए, यानी करने के लिए d/dx t लगा देंगे और t की वैल्यू रख देंगे, फिर बाद में d/dx के आगे जो है उसका अवकलन कर देंगे। अवकलन हमें सीखा ही होगा जो d/dx के आगे लिखा हुआ होगा, पीछे जो उसके लिखा हुआ है d/dx के, उसका अवकलन कभी नहीं होता है, जो उसके आगे होता है उसका ही अवकलन होता है, अगर वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि मान लीजिए e की पावर यहाँ पर लिख दिया साइन x, e की पावर लिख दिया साइन x की, इसका अवकलन करो तो e की पावर x का फॉर्मूला लग जाता अगर साइन x ना होता, ठीक है। अवकलन आपने पढ़ा था, बताया था हमने, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, ये लग जाता अगर साइन x ना होता। कौन नहीं लगा, साइन x नहीं लगा, तो साइन x की वजह से ही डिस्टोर्शन आया, विकृति आई, तो इस साइन x को ही t मान लो। तो मान लो, माना साइन x बराबर t, यानी जब साइन x को हमने t मान लिया तो अब हम इसकी जगह रख देंगे y इज इक्वल टू साइन e की पावर t। अब अवकलन कर देंगे dy/dx, e की पावर x का, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो e की पावर t का भी अवकलन e की पावर t। फिर बाद में कंडीशन ये है कि अवकलन करेंगे और इनटू में रखेंगे, तो e की पावर, अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, साइन x, तो d/dx, t की वैल्यू कितनी है, साइन x, तो e की पावर साइन x, और साइन x का अवकलन अभी मैंने बताया कोस x, बस ये अवकलन हो जाएगा। अभी 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए इन 3 क्वेश्चंस का हमें t मानकर अवकलन करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास दिया है कि log sin x का अवकलन कीजिए, तो log का अवकलन क्या होता है, d/dx, किसका, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। log x का 1/x होता है, पर log x वो है नहीं, वो है log sin x, तो x की जगह क्या है यहाँ पर, sin x, तो x की जगह जो आया है उसको ही मान लो t, बात खत्म। यानी मान लो, माना sin x इज इक्वल टू t। अब जैसे ही आपने t मान लिया, अब उस वहाँ पर रख दीजिए, तो y मान लो y के बराबर है, तो log कितना हो जाएगा, t, साइन की जगह क्या रख दिया, t, इसका अवकलन कर दो उसी तरीके से जो बेसिक हमारे पास पता है, dy/dx। log x का होता है 1/x, तो log t का हो जाएगा 1/t। यहाँ पर t वेरिएबल का काम करेगा, चर का काम करेगा। तो लेकिन कंडीशन ये है कि जिसको हमने t माना था उसका इनटू में ही उसका एक बार उस जिसके सापेक्ष अवकलन करा रहा है, जैसे x के सापेक्ष करा रहा है यहाँ पर, उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे t का। अब t का वैल्यू रख देंगे, t का मान रख देंगे, क्या माना था हमने, t इज इक्वल टू साइन x, रख दो 1/t की जगह रख दिया क्या, साइन x, और d/dx t की जगह रख दिया
साइन एक्स, तो 1/sin x तो जो का तू, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, अभी बताया मैंने आपको, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वो बी में क्या कहा गया है कि कोस साइन एक्स है, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है, पर वो कोस एक्स है नहीं, है क्या, कोस साइन एक्स। तो एक्स यहाँ पर एक्स है, कोस तो जू का तू है इतना, कोस तो जू का तू है, तो एक्स की जगह कौन आया, साइन एक्स। किसने गड़बड़ किया आकर, एक्स, साइन एक्स ने किसकी जगह एक्स की, तो जिसने जिसकी जगह आकर गड़बड़ की उसी के ही मान लो टी। तो माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो अवकलन कर दो, सॉरी अब वहाँ पर उस फंक्शन को नोट कर लो, y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, टी की वैल्यू रख देंगे कोस, टी की वैल्यू कितनी है, वो जो हमने टी माना था साइन एक्स की जगह टी रख दिया। अब अवकलन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, यानी टी है यहाँ पर तो साइन टी, फिर बाद में टी का भी अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो टी आ जाएगा माइनस के साइन टी, वैल्यू रख देंगे टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे साइन, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, और माइनस के साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्योंकि डी अपॉन डी एक्स के आगे है, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कोस एक्स। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल हमारे पास आंसर। अब देखते हैं उसे भी मान लो, माना y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, पर e की पावर x वो है नहीं, e की पावर साइन इनवर्स x है, पर लगेगा यही, दिक्कत किसने की आके, साइन ने, किसकी जगह x की, तो जिसने जिसकी जगह आकर दिक्कत की, गड़बड़ की, उसको ही मान लो t। तो माना साइन इनवर्स x क्या, t, अब t की वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर क्या हो जाएगा t, अब इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के, यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो e की पावर t का कितना हो जाएगा, e की पावर t, लेकिन t का फिर बाद में हमें x के सापेक्ष करना होगा, तो e की पावर t की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन अभी बताया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक तरफ। तो ये है पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन सोल्व करने का टी मानकर अवकलन का, ठीक है। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर हम अवकलन का नेक्स्ट जो है स्टेप, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेकर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करना है, हमें sec x का अवकलन करना है, किसका, sec x का, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो इसी की फॉर्मेशन में है, x की जगह कौन आएगा, tan रूट x, तो इसे ही क्या कर लेंगे, t मान लेंगे, माना tan रूट x इज इक्वल टू t रख देंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec t, अवकलन कर देंगे dy बाई डी एक्स, sec t का क्या होता है, sec t इंटू tan t, और फिर बाद में t का तो हमें अवकलन करना ही है जैसे हमने रूल के अकॉर्डिंग बताया आपको, तो अब t की वैल्यू लिख देंगे, sec t की वैल्यू कितनी है, tan रूट x, ऐसे ही यहाँ पर tan, यहाँ पर भी t की वैल्यू लिख देंगे, कितनी है, tan रूट x, लेकिन बाद में फिर t जब आगे रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह, तो कितना आएगा, tan रूट x, फिर हम बाद में अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे, tan रूट x इंटू tan रूट x। अब हमें tan रूट x का अवकलन करना है बस। अब ये अलग से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, अलग से एक क्वेश्चन इसका अवकलन करना है। अब तुम कुछ कर लो, माना रफ में ले लो, यहाँ पर रफ कार्य के लिए कि जो रूट x है उसको मान लो t, ठीक है। जैसे तुम रूट x को t मान लो, t1 मान लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan t, कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan t, ध्यान से tan रूट x की जगह हो जाएगा tan t, तो tan t का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर t की जगह कौन है, रूट x, लेकिन बाद में हमें अवकलन तो करना ही होगा ना किसका, रूट x का, हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, t की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec tan रूट x और tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का अवकलन हमने तुम्हें डायरेक्ट याद करना सिखाया था, इसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, और ये फाइनली क्या हो जाएगा इसका आंसर। दो एग्जाम्पल से और समझते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो त्रिकोणमिति फलनों पर लागू होते हैं कि उनका अवकलन कैसे किया जाता है। हर बार फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लगेंगे,
फॉर्मूले के लिए भी हमें कुछ मशक्कत अपनी तरफ से भी करनी पड़ सकती है फॉर्मूला लागू करने के लिए भी। कैसे समझते हैं 2 एग्जाम्पल से, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, नोट कर देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आप डायरेक्टली एकदम से अवकलन नहीं कर सकते। करने के लिए हमें अवकलन करने के लिए हमें इसमें कुछ अपनी तरफ से भी करना होगा। यानी जो हमने कक्षा 11 में पर त्रिकोणमिति फलनों के ऊपर जो गणनाएं सीखी थी वो यहाँ पर लागू होगी। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है हमारे पास, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है। इसमें हम डायरेक्टली अवकलन नहीं कर सकते, करना है तो कर लेंगे, बाद में कराएंगे। जैसे अगर दो फंक्शन अंश और हर में है तो उनमें भाग विधि कैसे लगेगी, गुणनफल विधि क्या है अवकलन की, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इस अप्रोच से तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, हमें इसे सोल्व करना होगा। किससे, त्रिकोणमिति के बेसिक से। y इक्वल टू साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 और 1 प्लस, यहाँ पर cos x का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इस 1 को काट दे। हमने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 में भी सेम हो जाएगा। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। फिर होगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर cos x की जगह, इस cos x की जगह हमें इन दोनों इस फॉर्मूले से बाई 2 कर देंगे तो ये बाई 2 की फॉर्मेशन में फॉर्मूला हो जाता है। तो cos x का फॉर्मूला कौन सा लगेगा ताकि ये 1 कट जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये हटाए यहाँ से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी यहाँ पर cos x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1। तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस के एक माइनस का। अब ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, cos x से cos x की एक पावर पर कैंसिल। तो y इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स अपॉन कोस की एक पावर बच जाएगी। तो साइन एक्स अपॉन क्या होता है, कोस। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। मान ली पूरा फंक्शन जो है जिसका हमें अवकलन करना है वो और कुछ नहीं, वो tan x बाई 2 है। इसका अवकलन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो ही tan क्या हो जाएगा, tan t, क्योंकि यहाँ पर मानना पड़ेगा x बाई 2 किसे, t, क्योंकि डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते। तो tan t का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स। tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t, बाद में t का तो करना ही होगा, dt अपॉन डी एक्स। तो sec स्क्वायर t की जगह कौन है, x बाई 2, फिर d अपॉन डी एक्स किसका, x बाई 2 का। तो x बाई 2 का अवकलन कितना होता है, 1 बाई 2। तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो कितना होता है, 1 बाई 2। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। पर हमें तो प्रूफ वो करना है, तो एक बार चेक करेंगे कि जो वो है वो क्या पता ये है या नहीं है। तो हम 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा केवल। तो 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी कोस का अपोजिट त्रिकोणमिति में क्या होता है, सेक होता है। तो वो भी यही है, वो भी यही है। तो जो दिया हुआ था वो ये है और उसे सोल्व करके वो ला सकते हैं। तो हमारे पास इसका अवकलन ये आ जाएगा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया इतना। अब हमें इसका अवकलन करना है, देखिए कैसे होगा। हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस की पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम क्या काम करेंगे, आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है कि a की 2 माइनस बी की 2 a प्लस बी ए माइनस बी। क्या है, a की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी। वो इसमें लागू कर देंगे। a की जगह कौन है, कोस स्क्वायर एक्स, b की जगह कौन है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, एक बार तो जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा, घट जाएगा। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x। त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है, कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कोस 2x हो गया। अब जाएगा और y इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, कोस 2x, और y इज इक्वल टू कोस 2x का माइनस के साइन 2x। फिर 2x का अवकलन करेंगे, इंटू में रखेंगे 2, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन 2x, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन। आपको याद रखना है, हुआ कैसे, यहाँ पर माना हमने, माना कि 2x इज इक्वल टू क्या है, t है। तो जैसे ही हमने y इक्वल टू 2x को t मान लिया तो कोस t हो गया। अब हम इसका क्या अवकलन, dy बाई डी एक्स, कोस t का अवकलन करेंगे तो माइनस की क्या हो जाएगा, साइन t। लेकिन बाद में t का तो हम करते ही हैं अवकलन। तो माइनस के साइन t की वैल्यू कितनी है, 2x, d अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू कितनी है, 2x। तो माइनस के साइन 2x
2x में दो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का अवकलन करेंगे कितना होगा 1। x का अवकलन क्या होता है हमेशा 1, याद रखेंगे, क्योंकि जब 2 कॉमन आ जाएगा बाहर तो dx अपॉन dx हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। या आप x की पावर n से भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा माइनस के 2 sin 2x, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन का अवकलन करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी पर आधारित है, बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू ई की पावर log x। तो हमने आपको क्या बताया कि ई की पावर में अगर कोई log हो, यानी ई की पावर में अगर log दिया हुआ है और उसके log के आगे जो होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये तो हो जाएगा खत्म, तो x की पावर 10 बच जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा तो x की पावर 5 बच जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा तो x की पावर माइनस के 9 बच जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस 5 माइनस 9, y इक्वल टू एक्स की पावर ये हो जाएगा 15 माइनस 9। तो x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x की पावर 6, और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 का अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 6 तो आगे आ जाएगा और पावर से 1 कम हो जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप केवल इसी टाइप के, जो इसी टाइप को फॉलो करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी वेबसाइट और PDF का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।